हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए HDFC म्यूचुअल फंड की ओर से एक नया फंड इन द फॉर्म ऑफ MNC फंड। MNC का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनीज। इस फंड के अंदर ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा जिसका प्रेजेंस इंडिया से बाहर भी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों हमें MNC फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, साथ ही साथ MNC फंड का रिस्क रिटर्न प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे HDFC MNC फंड का पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी या कहें कि इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। फिर हम जानेंगे कि ये MNC फंड किस इन्वेस्टर्स के लिए ठीक है, और एंड में हम जानेंगे इसके कुछ फंड फैक्ट्स एंड इन्फो डिटेल्स के बारे में। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, आपको MNC फंड का डिटेल रिव्यू इसी चैनल पर मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि मेरी लेटेस्ट फाइनेंशियल वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं 11x मल्टीप्लायर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस कि क्यों हमें MNC में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो सबसे पहला रीज़न आता है वो आता है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। इसका मतलब ये हुआ जितनी भी कंपनीज़ हैं उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा होता है, चाहे वो कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड्स हो या उनके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हो। वो कोई ना कोई बेंचमार्क को फॉलो करते हैं, या ये कहें कि कोई ना कोई स्टैंडर्ड को वो फॉलो करते हैं। फिर जो दूसरा रीज़न आता है वो आता है स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी। कहने का मतलब ये है जितने भी ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं वो अक्रॉस द ग्लोबल एक वेल नोन ब्रांड होती हैं। साथ ही साथ उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आज की डेट में हम कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। फिर जो तीसरा रीज़न आता है वो आता है सुपीरियर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज़। इसका मतलब ये हुआ जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनका एक सेपरेट R&D एंड इनोवेटिव डिपार्टमेंट होता है जहाँ वो नई नई इनोवेशंस करती रहती हैं और नए नए प्रोडक्ट्स को लाती रहती हैं। फिर मैं अगर चौथे रीज़न की बात करूँ तो वो आता है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं या तो वो डेट फ्री होती हैं या उनका लोअर डेट होता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि उनकी बैलेंस शीट जो होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। फिर मैं अगर फिफ्थ रीज़न की बात करूँ तो वो आता है अट्रैक्टिव रिटर्न्स। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनकी बैलेंस शीट में कैश फ्लो बहुत ज़्यादा होता है और डेट बहुत कम या ना के बराबर होता है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि मार्केट में उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है और कॉम्पिटिटर ना होने की वजह से उनका एक गुड ट्रैक रिकॉर्ड बन जाता है और उनके प्रोडक्ट्स भी मार्केट में बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनके रिटर्न्स भी मार्केट में हमें देखने को मिलते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि उनके अच्छे रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं लिस्ट ऑफ MNC कंपनीज़ की बात करूं जो कि फर्मली प्लेस्ड हैं इंडिया में, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हो गई, नेस्ले इंडिया हो गई, कोलगेट पामोलिव हो गई, सीमेंस हो गई, हनीवेल हो गई, बाटा, बॉश या मारुति सुजुकी हो गई। ये कुछ ऐसी ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं जो कि इनोवेशन में अपना फोकस करते हैं एंड इनकी बैलेंस शीट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, बचपन से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, वो है मैगी। मैगी जो है वो नेस्ले कंपनी का एक प्रोडक्ट है। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि अलग अलग कंपनीज से बिलोंग करते हैं। अब मैं अगर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ विद हायर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूँ तो लास्ट 10 ईयर्स में जो निफ्टी MNC इंडेक्स है उसने टॉप लाइन ग्रोथ दिखाई है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 500 एंड हायर प्रॉफिट्स भी दिए हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो सेल्स ग्रोथ है, अगर मैं निफ्टी MNC की बात करूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। और अगर मैं CAGR की बात करूँ लास्ट 10 ईयर्स में, तो जो निफ्टी MNC ने जो रिटर्न्स दिए हैं वो 12.5% के दिए हैं एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 500 जिसने 10.7% के रिटर्न दिए हैं इन लास्ट 10 ईयर्स में। फिर हम अगर स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट की बात करें तो MNC कंपनी का जो जनरली फोकस होता है वो उनके कैश फ्लोज या बैलेंस शीट पर होता है, जो कि लो लीवरेज के साथ साथ हायर प्रॉफिट देने के लिए कैपेबल है, या ये कह सकते हैं कि लो लीवरेज के साथ साथ उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ाता है। अब सुपीरियर कैपिटल एलोकेशन की बात करें तो MNC कंपनीज के बाद फ्री कैश फ्लो बहुत ज़्यादा होता है और उनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग होने की वजह से वो हायर डिविडेंड देने में भी बहुत ज़्यादा कैपेबल होते हैं। फिर हम हायर रिटर्न रेशियोज़ की बात करें तो पिछले 10 साल में एवरेज ROCE परसेंटेज जो है, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर मैं देखूं तो निफ्टी MNC ने 17% की ग्रोथ दी है। और वहीं अगर निफ्टी 500 की बात करूं तो 12% की ही उसने एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है। फिर अगर मैं ROE की बात करूं यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो निफ्टी MNC ने 15% का रिटर्न दिया है और वहीं निफ्टी 500 ने 12% का रिटर्न दिया है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जो इंडिया है वो इमर्जिंग मार्केट है। आने वाले समय में जो हमारी इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखा रही है एंड डेवलप्ड कंट्री की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, जितनी भी MNC कंपनीज़ है उनका इंटरेस्ट इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि नेस्ले ने प्लान किया है कि वो 5000 CR इन्वेस्ट करेगी अगले 2-3 सालों में।
फिर अगर मैं सुजुकी मोटर की बात करूँ तो उन्होंने 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का सोचा है आने वाले 2 से 5 सालों में। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो जा रहे हैं वो ईवी में एंड ईवी बैटरीज़ में। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे एमएनसीज़ हैं, या कहें कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जो कि इंडिया की इमर्जिंग मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। अब मैं आपको रिस्क रिटर्न प्रोफाइल की बात करूँ लास्ट 10 ईयर्स में, या यही कहें कि लास्ट 15 ईयर्स में, तो जो निफ्टी एमएनसी इंडेक्स है उसने रिलेटिवली बेटर रिटर्न दिए हैं बिना ज़्यादा वॉलेटाइल हुए, यानी कि लेस वॉलेटाइल हुए भी उसने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 500 के रिटर्न्स के कंपेरेटिवली। अब अगर आप लोग स्क्रीन पर देखें, जब मार्केट डाउन साइड स्विंग पर होती है, चाहे वो टेक बबल हो या कोविड सिचुएशन हो या जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो, निफ्टी एमएनसी इंडेक्स ने समवेयर समहाउ रेजिस्टेंस दिखाई है वॉलेटाइल मार्केट में। जहां निफ्टी 500 ज़्यादा गिरा है, वहीं अगर मैं कंपेयर करूँ निफ्टी एमएनसी को, तो उसमें कम गिरावट देखने को मिली है। सो इन्हीं सब फैक्टर्स को देखते हुए HDFC म्यूचुअल फंड लेके आए हैं आपके लिए HDFC एमएनसी फंड। ये एक ओपन एंडेड थीमेटिक स्कीम है जो कि मोस्टली जो अपना इन्वेस्टमेंट करेगी वो करेगी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर। अब मैं HDFC एमएनसी फंड के पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी की बात करूं तो ये अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन बॉटम अप अप्रोच के साथ रखेंगे। साथ ही साथ इनके पोर्टफोलियो में ऐसी एमएनसी कंपनी रहेंगी जिन कंपनीज़ के अंदर फॉरेन शेयर होल्डिंग मोर देन 50% होगा, या वो कंपनीज इनके पोर्टफोलियो का पार्ट रहेंगी जो कि निफ्टी एमएनसी इंडेक्स को फॉलो करती हैं, या ये कहें कि उनका पार्ट होती हैं। फिर मैं अगर नेक्स्ट पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो ये मल्टी कैप स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, जहाँ पे ये अपना इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द मार्केट कैप में रखेंगे। फिर मैं अगर इस HDFC एमएनसी फंड के पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में बात करूँ स्टॉक्स की, तो इसके अंदर नंबर ऑफ स्टॉक्स जो होंगे वो मैक्सिमम 30 रखे जाएंगे, और जो इसके अंदर जो बेंचमार्क होगा वो होगा निफ्टी एमएनसी इंडेक्स। फिर मैं अगर फर्दर इनके पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में बात करूं तो 20% पोर्टफोलियो उन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट होगा जहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, या उन कंपनीज़ का रेवेन्यू इंडिया से बाहर से आता है, तो उन कंपनियों को भी इसके 20% पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में रखा जाएगा। फिर हम डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस सेक्टर्स देखें निफ्टी एमएनसी इंडेक्स का, तो हमें उसमें 7 सेक्टर का एक्सपोजर देखने को मिलेगा। तो अगर मैं उन सेक्टर्स की बात करूँ तो जैसे हो गया कंज्यूमर स्टैपल्स हो गया, इंडस्ट्रियल्स हो गई, मटेरियल्स हो गए, हेल्थ केयर हो गए, रियल एस्टेट हो गया, एनर्जी हो गया, फाइनेंशियल हो गया, ऐसे ही डिफरेंट सेक्टर्स का हमें एक्सपोजर देखने को मिलेगा निफ्टी एमएनसी इंडेक्स में। फिर मैं अगर रिस्क रिवॉर्ड पोजीशनिंग की बात करूं इस थीमेटिक फंड की, तो जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है ये एक थीमेटिक फंड है, तो अगर इसमें रिस्क ज़्यादा हैं तो उसके कंपेरेटिवली रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जहाँ रिस्क है वहाँ रिटर्न्स भी हैं। अब मैं अगर इसकी इन्वेस्टमेंट सूटेबिलिटी की बात करूँ तो ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन देखना चाह रहे हैं उन इक्विटी मार्केट में जहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज़ में पैसा लगाया जाता है। फिर ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जो अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, और ये फंड उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो कम से कम अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम 3 साल का रखना चाहते हैं। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड बहुत अच्छा है। अगर मैं एट प्रेजेंट मार्केट में देखूं तो 3 ऐसी एएमसी हैं, या ये कहें कि म्यूचुअल फंड हाउस हैं जिनके एमएनसी फंड मार्केट में बहुत टाइम से हैं। सबसे पहला जो है वो आदित्य बिरला का एमएनसी फंड है, ये बहुत टाइम से मार्केट में प्रेजेंट है। उसके बाद यूटीआई एमएनसी फंड है। फिर अभी लेटेस्ट जो फंड आया हुआ है एमएनसी में वो आया है फ्रॉम आईसीआईसीआई फंड, उसने भी बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अब इसी लिस्ट में एक और फंड शामिल हो गया है जिसका आज हम रिव्यू कर रहे हैं, वो है HDFC एमएनसी फंड। अब मैं अगर HDFC एमएनसी फंड के एसेट एलोकेशन की बात करूँ तो इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज में डील करते हैं उसमें जो मिनिमम एलोकेशन होगा वो 80% होगा एंड मैक्सिमम जो होगा वो 100% होगा। फिर मैं इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड कंपनीज की बात करूँ तो उसमें 0 to 20% का ये एलोकेशन कर सकते हैं। फिर अगर मैं यूनिट्स ऑफ राइट्स एंड इन्वेट्स की बात करूँ तो इसमें 0 to 10% का एलोकेशन हो सकता है। फिर अगर मैं डेट सिक्योरिटीज़ की बात करूँ या यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो इसमें जो मिनिमम एलोकेशन हो सकता है वो 0 को भी हो सकता है, और जो मैक्सिमम एलोकेशन वो कर सकते हैं अप टू 20% भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर जो एसेट एलोकेशन किया जाएगा। फिर मैं अगर इनके फंड मैनेजर की बात करूँ तो वो है मिस्टर राहुल बेजाल। ये एक सीनियर फंड मैनेजर हैं जो कि इक्विटी को हैंडल करते हैं, और जो इनकी एक्सपीरियंस टीम है उसमें 28 इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल हैं जिनका लास्ट 18 ईयर्स का इस मार्केट में एक्सपीरियंस है। अब इस फंड के कुछ फंड फैक्ट्स के बारे में बात करें तो जो इसका बेंचमार्क होगा जो ये फॉलो करेगा वो है निफ्टी एमएनसी टीआरआई। फिर मैं अगर इस फंड में एंट्री लोड की बात करूँ तो इसमें कोई एंट्री लोड नहीं है। एग्जिट लोड में अगर मैं बात करूँ तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा जब आप इस फंड से एग्जिट होंगे विद इन एन ईयर। आफ्टर 1 ईयर इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अगर मैं इसके प्लान्स की बात करूँ तो ये 2 प्लान्स में आ रहा है, रेगुलर और डायरेक्ट में। और अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो इसमें दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, ग्रोथ या डिविडेंड वाला, इसमें दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं।
अगर ड्यूरिंग द NFO अगर मैं इसकी मिनिमम एलोकेशन की बात करूँ तो वो 100 रुपीज़ से शुरू हो रही है, और आफ्टर द NFO पीरियड जब ये फंड री ओपन हो जाएगा फॉर एज अ नॉर्मल म्यूचुअल फंड, तब भी आप इसमें मिनिमम 100 रुपीज़ से अपने एलोकेशन कर सकते हैं। अगर मैं HDFC MNC फंड के रिस्कोमीटर की बात करूँ तो वेरी हाई कैटेगरी में आता है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या अपने फाइनेंशियल प्लानर से अपना पोर्टफोलियो डिस्कस कर सकते हैं। आप चाहें तो नीचे दिए हुए नंबर से आप लोग हमारे साथ भी अपनी इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, और आप हमारे साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ करते हुए बड़े आसानी से देख सकते हैं। एंड में डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टमेंट। सो कैसा लगा दोस्तों आपको ये मेरा छोटा सा डिटेल रिव्यू रिगार्डिंग द HDFC MNC फंड? आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, चाहे तो आप मुझे ट्विटर पे या इंस्टाग्राम ID पे भी मुझे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।